प्रेमी जीव थे। साहित्य समाज का दर्पण होता है। अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। आचार्य जी समाज तथा हिंदी और उर्दू तथा हरिजनों के लिए अपनी सेवा निष्ठा का परिचय दिया है। हिंदी भाषा एक समृद्ध भाषा है। रत्न कनीसी सुधा सनीसी विधु वदनीसी सदा सही, हंस वाहिनी सी यह हिंदी भली लगेगी किसे नहीं। शिक्षा मंत्री बनने पर उन्होंने हिंदी प्रचार हेतु सरकार की ओर से वित्तीय अनुदान दिलवाकर एक मिसाल कायम किया। बद्री बाबू को इसलिए श्रद्धा के साथ राजनीति एवं साहित्य जगत में आचार्य जी कहा जाता था। बिहार में सभी वर्गों एवं संप्रदायों द्वारा तीन ही व्यक्तियों की विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति के बाद आचार्य बद्रीनाथ वर्मा को देश सेवा को अपने जीवन का व्रत बनाने वाले स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी वर्मा जी विपरीत परिस्थितियों के बीच रहकर अपने संकल्पों एवं सिद्धांतों पर अडिग रहे तथा राष्ट्रभाषा का जो आंदोलन बिहार में चला उसका कुशल दिशा निर्देशन वर्मा जी ने किया। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और सचमुच उनके हृदय में अपने देश के प्रति जो अनुराग था, राणा की हुंकार की पंक्तियों से उद्धृत करना चाहूंगा। हिमकर की शीतल किरणों से लगे बरसने अंगारे, टूट टूट कर बिखर पड़े पृथ्वी पर नभ के तारे। रहा न एक बूंद जलधि में हो शीतल रवि की ज्वाला, दिव्य मानसा चमक उठे रजनी का अंचल काला। किंतु राणा संगा का वंशज बन सकता है दास नहीं, विचलित कर सकता है उसको भय त्रास उपहास नहीं। हटो हटो रोको मत मुझको अपनी साध मिटाने दो, मां स्वतंत्रता के चरणों में हंसकर शीश कटाने दो। हमारे राष्ट्रभक्त साहित्य भक्त दोनों के पर्याय आचार्य बद्री बाबू ने जो हमारे हिंदी साहित्य को दिया वह अद्वितीय देन है। उनके जन्मदिन पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं। अति व्यस्तता के कारण हमारे विभाग के विद्वान निदेशक श्री सुमन कुमार जी अभी नहीं जुड़ पाए हैं। मैं स्वागत भाषण के लिए विभाग के उप निदेशक श्री अनिल कुमार लाल जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वे स्वागत भाषण करें। नमस्कार। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा के तत्वावधान में आभासी मंच से आयोजित पंडित मोहनलाल महतो वियोगी एवं आचार्य बद्रीनाथ वर्मा जयंती समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर सविता सिंह नेपाली जी, माननीय उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, विद्वान वक्तागण डॉक्टर मधुबाला सिन्हा जी, पूर्व विभागाध्यक्ष भोजपुरी जयमंगल अनुपा इंटरमीडिएट महिला महाविद्यालय मोतिहारी पूर्वी चंपारण, एवं श्री विजय कुमार सांडिल जी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक हिंदी विभाग श्री वासुदेव संस्कृत कॉलेज अकबरपुर पटना, निदेशक राजभाषा श्री सुमन कुमार जी, मंच संचालक डॉक्टर प्रमोद कुमार जी, राजभाषा पदाधिकारी एवं इस समारोह से जुड़े समस्त श्रोतागण। पंडित मोहनलाल महतो वियोगी एवं आचार्य बद्रीनाथ वर्मा की जयंती समारोह के इस पावन अवसर पर मैं आप समस्त महानुभावों का अपनी ओर से और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोनों महान साहित्यकारों के व्यक्तित्व एवं कृतित्व विषय पर व्याख्यान के लिए हमारे बीच विद्वान वक्तागण उपस्थित हैं, जिनके वक्तव्य से हम लाभान्वित होंगे। इससे पूर्व श्रद्धा स्वरूप दोनों विभूतियों के प्रति दो शब्द। पंडित मोहनलाल महतो वियोगी एक श्रेष्ठ कला साधक थे।
सरल भावों, सहज कल्पनाओं एवं आंतरिक उन्मेषों से पूर्ण उनकी रचनाएं सहज ग्राह्य है। विषयक गीतों से युक्त एवं हृदय स्पर्शी भावतल का माधुर्य उनका विशिष्ट है। उन्होंने गीतों में मधुर सविये भी लिखे हैं। आत्मनिष्ठ भावों के अतिरिक्त दलितों के प्रति सहानुभूति एवं मानवता के प्रति सात्विक समर्पण उनके काव्योत्कर्ष का परिचायक है। उनके उपन्यास महामानव में तीक्ष्ण व्यंग्य है तो पथ विपथ में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। 15 वर्ष की उम्र में ही उनकी प्रथम कविता छपी थी, जो सरस, सुंदर और प्रसाद गुण से संपन्न है। उनकी कुछ पंक्तियां हैं। जिन चरणों से ठोकर मार हटाया प्रेम भरा प्याला, जिन चरणों से तूने मेरा आशा कुसुम कुचल डाला, इच्छा होती है उन चरणों को मैं प्यार करूं, जी भर पूजा करूं, लगा लूं उनकी धूल हृदय पर आंखों। अब दो शब्द बद्रीनाथ जी के बारे में। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा अपने युग के एक सफल राजनेता, विद्वान, पत्रकार, अनन्य भाषाविद, साहित्य सेवी, राष्ट्रभाषा हिंदी के अनुरागी तथा नायक एवं सामाजिक दायित्वों के कुशल वाहक थे। वे राष्ट्रपिता बापू की नई तालीम बुनियादी शिक्षा के अग्रणी प्रवर्तकों में से थे। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की परिकल्पना को आचार्य भूषण सहाय के साथ उन्होंने ही मूल रूप दिया था। बिहार हरिजन सेवक संघ का संपोषण कर उन्होंने अपनी सेवा निष्ठा का परिचय दिया था। उनकी धारणा थी कि हमारे देश के लोगों को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसे पाकर वे जीवन संघर्ष कर सकें, समाज के उत्पादक सदस्य बन सके। गांधी जी के कट्टर अनुयायियों में बद्री बाबू का स्थान सर्वप्रथम है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के निकटतम सहयोगी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के विश्वासियों में परिगणित थे। उन्होंने महात्मा गांधी की जय का नारा नहीं देशवासियों को मंत्र दिया था। बिहार सरकार ने उर्दू को दूसरी राजभाषा बनाई तो इसका श्रेय सजी आचार्य जी के निबंध हिंदी और उर्दू को दिया जा सकता है। उनके विचार आज भी तर्कसंगत हैं। बिहार के हिंदू और मुसलमान इतने भिन्न नहीं हैं कि वे साधारण बोलचाल में एक दूसरे की बातें नहीं समझते। अंत में पुनः आप समस्त महानुभावों का हृदय से स्वागत एवं धन्यवाद। समस्त महानुभावों का पुनः मैं हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। नमस्कार। आगे की कार्रवाई के लिए प्रमोद जी से अनुरोध। अभी हमारे बीच स्वागत भाषण कर रहे थे श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग। इन्होंने स्वागत भाषण के क्रम में दोनों साहित्यकारों के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी है। यह इनकी विद्वता का परिचायक है। मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इनकी विद्वता इनके वक्तव्यों से झलक चुका है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच दो विद्वान वक्ता हैं, डॉक्टर मधुबाला सिन्हा, पूर्व विभागाध्यक्ष, भोजपुरी, जयमंगल अनुपा इंटरमीडिएट महिला महाविद्यालय, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। आज वे जुड़ी हुई हैं। हम लोग उनसे पंडित मोहनलाल महतो वियोगी पर उनका वक्तव्य सुनेंगे। जहां तक मैं जानकारी दे दूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नारी सशक्तिकरण की ओर विशेष ध्यान देते हैं और आज इस रूप में डॉक्टर मधुबाला सिन्हा जी हमारे बीच हैं और एक नारी सशक्तिकरण का ही परिचय कहिए कि एक विदुषी प्राध्यापिका, विदुषी विभागाध्यक्ष होने के नाते हमारे बीच आई हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं डॉक्टर मधुबाला सिन्हा जी को पंडित मोहनलाल महतो वियोगी पर वक्तव्य देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। जी नमस्कार। मैं डॉक्टर मधुबाला सिन्हा, मोतिहारी चंपारण की धरती से। मैं राजभाषा के सौजन्य से पंडित मोहनलाल वियोगी जी के जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में संयोजक, अध्यक्ष और सभी सहयोगी साथियों का अभिनंदन करती हूँ, जिनके सहयोग से इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता में दे पा रही हूँ।
उस डॉक्टर कुमार अनुभवों को मैं प्रणाम करती हूँ। अपने सभी गुरु और मित्रों के स्नेहिल स्नेह को अभिनंदन करती। मैं पंडित मोहनलाल महतो वियोगी जी की जयंती पर कुछ मन के भाव श्रद्धा सुमन के रूप में उन्हें समर्पित करती हूँ। हिंदी साहित्य के प्रखर विद्वान, साहित्य के पुरोधा, उपन्यास, नाटक, कहानी, निबंध, संस्मरण अर्थात हिंदी साहित्य जगत के सभी विधाओं में प्रचुर लेखन करने वाले पंडित मोहनलाल महतो वियोगी जी साहित्य जगत के लिए एक अनमोल धरोहर है। तो आइए आज उनके जयंती के उपलक्ष्य में हो रहे इस साहित्यिक के यज्ञ में हम कुछ पुष्प अर्पित करें। उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर कुछ चर्चा करें। उनके लेखन के गद्य और पद्य के काव्यात्मक लालित्य पर कुछ प्रकाश डालें। उनके एक तारा, निर्माल्य, रजकण, आर्यावर्त शब्दकोश पर भी कुछ बातें करें। चलता नहीं काठ का घोड़ा, सूर्योदय जैसी प्रतिनिधि रचनाओं का अवलोकन करें और अपने भाव रूपी शब्दांजलि उन्हें समर्पित करें। 5 नवंबर 1902 को बिहार राज्य के गया जिले में एक ऐसे साहित्यिक अनमोल रत्न का जन्म हुआ था जिनके साहित्यिक ज्ञान के प्रकाश में गया और बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण साहित्य जगत अलौकिक हो रहा था। साहित्य के सागर का मंथन कर इनकी प्रखर लेखनी ने शब्दों के अनमोल मोती निकाला था और साहित्य के माला में उसे पिरो दिया था। वियोगी जी ने गया के उर्वरक मिट्टी को ऊर्जावान करते हुए अपनी लेखनी से अनेक रचनाओं का सृजन किया। यह है वही गया है जहां एक और महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और यही से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। तो दूसरी तरफ यह वही गया है जहां गयासुर नामक राक्षस को विष्णु जी ने वरदान दिया था, सभी पापों को से मुक्ति के साथ मृत्यु उपरांत मोक्ष प्राप्ति का भी वरदान दिया था। तात्पर्य यह है कि ज्ञान और धर्म के संगम स्थल गया के पावन भूमि की सृजनात्मक ऊर्जा से पंडित मोहनलाल महतो वियोगी जी ने आलोकित किया और इसी धारा के पावन मिट्टी की खुशबू में देश प्रेम की अनेकों रचनाओं ने जन्म लिया था, जिसमें कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, बाल साहित्य, आलोचना, समीक्षा जैसे सभी जटिल विधाओं को नवजीवन मिला था। राष्ट्र प्रेम की भावनाओं से ओतप्रोत इनकी रचनाओं में संवेदना भरी हुई है। ये छायावाद के 5वें स्तंभ के रूप में भी माने जाते हैं। अपने देहावसान के समय तक इनकी लगभग 123 किताबें सामने आ चुकी थी, जिसमें सभी विधाएं थी। कल्पना, एक तारा, निर्माल्य आदि काव्य संग्रह जहां थे, वहीं खून के आंसू, सलीला, रेखा, प्रतिमा, रजगन आदि कहानी संग्रह भी थे। फरार, आवास, महामंत्री, भाई बहन आदि जहां उपन्यास थे, तो आर्यावर्त जैसा महाकाव्य भी था। इनकी दर्जनों प्रतिनिधि रचनाएं अनेक पत्र पत्रिकाओं में छप चुकी हैं, जिनका मूल आधार हृदय स्पर्शी और मार्मिकता के साथ देश प्रेम से भरा हुआ। वियोगी जी ने बाल साहित्य भी लिखे जो बच्चों के लिए काफी उपयोगी और ज्ञानवर्धक साबित हुए। आपने हिंदी, भोजपुरी और कठिन विधा
उर्दू को लेकर एक शब्दकोश का भी निर्माण किया था, जो सहज और सरल भाषा में अभिव्यक्त किया गया था और आम जन तक सहायता से भाषा को समझने वाला और ग्राह्य था। आपके निबंध, आलोचना और समीक्षा ने भी साहित्य को समृद्ध किया और साहित्य को एक नई दिशा दी थी। आपकी रचनाओं में लालित्य भाव और देश प्रेम दोनों का अद्भुत संयोजन मिलता है, जो सहज ही पाठक को न केवल आकर्षित करता है बल्कि मुग्धता के पाश में बांध भी लेता है। आपकी रचनाएं हृदय स्पर्शी सौंदर्य के लिए सदा याद ही नहीं किए जाएंगे, बल्कि साहित्य को एक नई राह भी दिखा जाएगी। छायावादी दौर के कवि और गद्य रचनाकार के रूप में पंडित मोहनलाल महतो जी का व्यक्तित्व बहुत ही सरल और सहज था। अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति अगाध स्नेह और नवांकुरों को सहयोग के साथ आशीर्वाद की भावना रखने वाले वियोगी जी अपनी रचनाओं में अपनी आवाज को वहां से उठाते हैं जहां रचनाकार अपनी रचनाएं समाप्त कर देते हैं। अर्थात अन्य रचनाकार जहां एक प्रश्न छोड़ देते हैं, वियोगी जी उसी प्रश्न को लेकर उससे बड़ा यक्ष प्रश्न बनाकर अपनी रचनाओं के माध्यम से एक ज्वलंत प्रश्न खड़ा कर देते हैं। अन्य रचनाकार जिन्हें उपेक्षित या कमजोर समझकर अपनी रचनाओं में मौन कर देते हैं, वियोगी जी उसी उपेक्षित के शब्दों से एक नया इतिहास रच डालते। समाज के द्वारा बांटे गए भेद के परिप्रेक्ष्य में इनके शब्द मुखर बनकर उसी समाज के सामने आ खड़े होते हैं और सम्मान पाते हैं। चाहे वह कविता का माध्यम हो, कहानी हो, उपन्यास हो, नाटक निबंध हो, समीक्षा आलोचना हो या साहित्य, बाल साहित्य, महाकाव्य के माध्यम से, चाहे जिस विधा से हो, वे सामने आकर खड़े हो जाते। वियोगी जी का मानना यह था कि रचनाएं शब्द और अर्थ से नहीं रची जाती, बल्कि चरित्र के गहराई में उतरकर भावों का मंथन कर जो सजीव मोती हाथ लगे वही रचना सारगर्भित होती है और साहित्य के धरातल पर वही अपनी पहचान बनाती है। पंडित मोहनलाल महतो वियोगी जी अपनी प्रखर प्रतिभा के बल पर हिंदी साहित्य को विभिन्न विधाओं की जोत जलाते रहे हैं। निष्ठापूर्वक साहित्यिक यज्ञ में अपनी आहुति डालते रहे हैं। तभी तो गद्य की कोई विधा में रची रचना हो या पद्य की भाव अभिव्यक्ति हो, उसके काव्यात्मक पहलू में इनके प्रखर हृदय की भावनाएं समग्र रूप से समाहित होती है। वियोगी जी को अगर भारतीय साहित्य के निर्माता, अधिष्ठाता कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति न हो। साहित्य अकादमी दिल्ली से प्रकाशित डॉक्टर राम निरंजन परमलेंदु जी, जो कि बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में प्राध्यापक रह चुके हैं और सौभाग्य कि जिनसे मैंने भी स्नातकोत्तर में शिक्षा प्राप्त की है, उनके द्वारा लिखित 136 पेज की एक पुस्तक है भारतीय साहित्य के निर्माता। उसमें पंडित मोहनलाल महतो वियोगी जी का संपूर्ण व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के साथ संग्रहित किया गया है। चलता नहीं काठ का घोड़ा या सूर्योदय एक प्रतिनिधि रचनाएं हैं, तो दूसरी तरफ कविता कोश भी है। यानी साहित्य की विभिन्न धाराओं को लेकर उन्होंने अपना साहित्य सृजन किया। कविता कोश एक ऐसे उद्देश्य की पूर्ति का आगाज किया गया है जो एक सामाजिक परियोजना के साथ साथ पूर्णतः अव्यावसायिक भी है। महामंत्री एक ऐतिहासिक उपन्यास है। गंगा और सोनभद्र के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र महानगर, गंगा के निर्मल और पवित्र जल में मिलकर भी सोनभद्र का पानी मटमैला ही रहता है और अपने दुर्गुण को वह मिटा नहीं पाता है।
उसी को आधार बना पाटलिपुत्र के ऐतिहासिक भित्ति चित्रों के पीछे जो राजनीतिक दुर्भावनाएं हैं, देशद्रोह की कथाएं हैं, वह महामंत्री के रूप में उपन्यास का आकार लेकर सामने खड़ी है। लगभग 2,2500 वर्षों की तस्वीर अपने समय के प्रवाह से जूझता लड़ता भी सोनभद्र के मैले पानी को साफ न कर सका, और यही लगभग 2,2500 वर्ष के समय प्रवाह में इतिहास की दीवारों पर अंकित चित्र धूमिल न कर सके। पाटलिपुत्र की दीवारों पर जाने कितने चित्र बने और मिटे। इन्हीं बनती मिटती रेखाओं के बीच से उभरता है महामंत्री उपन्यास। लालच, गद्दारी और घात से भी राष्ट्र प्रेम दबता नहीं है। खोखली राजनीति के ऊपरी मजबूत दीवारों से होती देश प्रेम की लहर है उपन्यास महामंत्री। यूं तो उनके सभी विधाओं के सभी संग्रह और सभी रचनाएं अपने आप में एक इतिहास ही रचती है, परंतु इनका महाकाव्य आर्यावर्त एक बेमिसाल सृजन। आर्यावर्त हिंदुस्तान का पूर्ववर्ती नाम है, तो स्वाभाविक है कि इसमें देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना होगी। यह महाकाव्य पूर्णतः ऐतिहासिकता को पृष्ठभूमि बनाकर लिखा गया है। जैसा कि मैंने पहले ही निवेदन किया था कि वियोगी जी की रचनाएं वहां से शुरू होती हैं जहां अधिकांशतः रचनाकार पूर्णता की ओर मुखातिब होते हैं। वहीं से वियोगी जी कोई ज्वलंत प्रश्न उठाते हैं और एक सार्थक सृजन को आकार मिल जाता है। बार बार के पराजय के बाद जयचंद की गद्दारी का साथ पाकर मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज को पराजित कर बंदी बना लेता है। शेर पिंजरा में कैद कर दिया जाता है। राजतंत्र का वहां पटाक्षेप हो जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज ने देश पर राज किया था, लोगों के दिलों पर नहीं। राष्ट्र प्रेम में युद्ध थे, प्रजा के एकता पर नहीं। राजतंत्र के विधाता थे, परंतु प्रजातंत्र के मनोभावों पर शून्य थे। उनका यही लक्ष्य था कि राज्य देश सुरक्षित रहे। आर्यों के हाथों में राज्य न जाए, देश न जाए, अनार्यों की छाया भी उनके देश पर न पड़े। इसलिए जब ये बंदी बनाए जाते हैं तो हताश निराश प्रजा यह मान लेती है कि हम हार गए, क्योंकि हमारा शासक बंदी बनाया गया है। और यही अवसाद उन्हें चुप होकर बैठने को मजबूर कर देती है, क्योंकि उनके लिए अन्य कोई रास्ता नहीं बचा। पर यहाँ रचनाकार महारानी संयोगता के रूप में उम्मीद की लौ को प्रकाशित करता है। रानी सिंहनी की तरह गरजती नहीं, बल्कि प्रजा के नब्ज को टटोलती है, जीवन में राष्ट्र प्रेम को जगाती है, एकता के सूत्र में उन्हें बांधती है, पर अपने लिए नहीं, पृथ्वीराज के लिए नहीं, बल्कि युद्ध में शहीद सैनिकों के विधवाओं के लिए चिंतित होती है। क्योंकि जहां कर्तव्य का विराट रूप सामने खड़ा होता है, वहां व्यक्तिगत प्रश्न समाप्त हो जाता है। महारानी का स्नेह और अपनत्व विशाल महासागर बन जाता है। यहाँ हम कुछ पंक्तियों के माध्यम से संयोगिता के चरित्र का विराट स्वरूप देख सकते हैं, जो उन्होंने अपने पिता को लिखा था, जिसके गद्दारी के कारण उनके पति पृथ्वीराज बंदी बनाए गए थे। उन्होंने पत्र में अपने पिता को लिखा था, आप आर्यपुत्र हैं, फिर भी अनार्यों को बढ़ावा दिया आपने। रौंदने में आर्य जननी को महाशोक है। पातक अनेक हैं भयानक, तथापि यह देशद्रोह ऐसा घोर पाप है कि जिससे कांपता है नरक, अधीरा धरा होती है, देशद्रोहियों को अधिकार है न जीने का। इनसे घिनाता है भारत ही भी, इसलिए अब तक यह घृणित शरीर यह है आपका, जीवित है, जीवित पिशाचवत है, खेद है। और एक राष्ट्र प्रेमी पुत्री एक देशद्रोही पिता के लिए को जिस तरह लताड़ती है, अपमानित करती है, यह वियोगी जी की संयोगिता ही कर सकती है।
प्रजा को तो राष्ट्र प्रेम के एकता के सूत्र में महारानी ने बांधने का प्रयत्न किया ही, बल्कि अपने पिता को भी अनार्यों का साथ देने के लिए फटकारने से नहीं चूकी। जैसा कि रचनाकार के कलम की महानता है कि वे रचना की समाप्ति पर अपनी रचना शुरू करते हैं, वैसे ही वे नारी चरित्र को भी जीवंत करते हैं। इतिहास संयोगिता के सौंदर्य का वर्णन करता है, उनके जौहर का वर्णन करता है, परंतु किसी ने भी उनके राष्ट्र प्रेम और दूरदर्शिता का वर्णन न किया। यह पंडित मोहनलाल महतो वियोगी जी ने किया, जिसका कोई महत्व नहीं उसे आगे किया, बल्कि उसके चरित्र का उज्जवल दर्पण दिखाया। आर्यावर्त के नारी चरित्र का जैसा विराट चित्रांकन रचनाकार ने किया है, वैसा निर्दोष चरित्र कहीं नहीं मिलता है। पृथ्वीराज को तलवार की जोत जहां वीरों व आर्यों में धीरज और वीरता की आत्मा बनती है, वही संयोगिता ने मूर्छाए और निराश वीरों में एकता और राष्ट्र प्रेम की लौ जला दी है। संपूर्ण एक की भावना है, सभी को साथ लेकर चलने का जज्बा है। तभी तो आर्यावर्त की महारानी संयोगिता के भावों के माध्यम से रचनाकार कहते भी हैं कि प्रजा की भावनाओं को न समझने के कारण ही पृथ्वीराज की हार को प्रजा अपनी हार नहीं मानती, अपने देश की हार नहीं मानती, सिर्फ राजा की हार मानती है। पृथ्वीराज ने यही तो किया था। देश प्रेम और वीरता की मिसाल रहते हुए भी वे प्रजा के दिलों में राज न कर सके थे। संयोगिता ने यही किया। प्रजा में वह भावना जागृत की कि सभी प्रजा को देश हित से जोड़ने लगे और देश की हार, राजा की हार को अपनी हार मानकर युद्ध की तैयारी कर ले। अपने देश को जीतने की, स्वतंत्र करने की होड़ में सभी लगे रहे। कहते हैं ना कि एक साहित्यकार अपने समय, काल, युग का दृष्टा होता है। यही युग दृष्टा वियोगी जी भी थे। उन्हें कई मौलिक और अविश्वसनीय संस्मरण और निबंध लिखे हैं, सैकड़ों मौलिक पुस्तकों की रचना की है। इनकी काव्य रचना व्यक्तिकता से राष्ट्र धर्म की ओर जाती है। गद्य रचनाओं में सूक्तियों के असंख्य मोती हैं। सैकड़ों रचनाएं हिंदी पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं, कुछ आज भी असंकलित हैं। इनके पूरे साहित्य का एक ही मंत्र है, एक दुनिया का सपना, और यह भावना इनकी लगभग सभी रचनाओं में समाहित है। जाति धर्म से ऊपर एकता का विशाल स्वरूप, प्रजातंत्रात्मक प्रभाव और स्नेहिल अपनत्व की भावना ही इनकी साहित्यिक यात्रा मुखर और ज्वलंत है। भेदभाव से ऊपर ऐक्य की भावना इनकी साहित्यिक यात्रा में तिरोहित होती चलती है। वियोगी जी अपने समय के ही नहीं, बल्कि संपूर्ण साहित्य के लिए थे और साहित्यिक आकाश की धरातल पर स्थापित करना चाहते थे। इसलिए इनकी रचनाओं को एक विशाल फलक मिला था। वियोगी जी का दखल देश की राजनीति में भी था। 1942 के आंदोलन में वियोगी जी जेल की यात्रा भी कराए थे और महाकाव्य आर्यावर्त का सृजन जेल की बंद चार दीवारी के भीतर ही हुआ था। 1925 से 1952 तक वियोगी चित्रांकन लेखन से भी जुड़े रहे। एक बार वियोगी जी छत से नीचे गिर पड़े। इनके दाहिने पैर की हड्डियां क्षतिग्रस्त हो गई थी। चलने फिरने में आसक्ति इन्हें अस्वस्थ कर गई थी। लगभग 1.5-2 महीने की अस्वस्थता में चिकित्सा चलता रहा, पर स्वस्थ होने के बाद भी ये निरंतर अन्य बीमारियों से जूझते रहे और अंततः 7 फरवरी 1990 को इन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया था। वियोगी जी ने हिंदी साहित्य को एक अलग अंदाज दिया है। अपनी रचनाओं को उन्होंने कहीं भी एक ढर्रे में नहीं बांधा है, बल्कि नए प्रयोग करते रहे हैं और इसमें वे पूर्णतः सफल भी रहे हैं। अपनी रचनाओं की प्रस्तुति में सदैव एक अलग पहचान देने में वे पूर्णतः सक्षम रहे। कई शोधार्थियों ने आपके व्यक्तित्व के साथ अलग अलग कृतित्वों को लेकर
शोध भी किया है और कर रहे हैं। विद्वान आपके कृतित्व को लेकर समीक्षात्मक आलेख और निबंध भी सामने ला रहे हैं। आप साहित्याकाश के वह चमकता ध्रुव तारा हैं जो गति और दिशा तो देता है परंतु कभी विलुप्त नहीं होता। आप सदैव हमारे संस्मरणों में विद्यमान रहेंगे। पुनश्च आपको आपके जयंती की पर सत सत नमन है, बारंबार प्रणाम है। नमस्कार। अभी हमारे बीच डॉक्टर मधुबाला सिन्हा, पूर्व विभागाध्यक्ष भोजपुरी, जय मंगल अनुपा इंटरमीडिएट महिला महाविद्यालय मोतिहारी पूर्वी चंपारण, पंडित मोहनलाल महतो वियोगी पर अपना अद्भुत वक्तव्य दे रही थी। उनकी विद्वता, उनके व्यक्तित्व को क्या कहा जाए, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सुंदर वक्तव्य आज सुनने को मिला है। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने आलेख को राजभाषा पत्रिका के लिए भेज देती तो बड़ी कृपा होती जी। मैं उन्हें बारंबार धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कविवर वियोगी जी काव्य साधना में भावात्मक का आवेष्टन एवं राष्ट्रीयता का परिप्रेक्षण है। 15 महीने में प्रबंध काव्य लिख लेने वाले वियोगी जी के इस व्यंग को पहचानना कुछ दुष्कर ही है, पर सहृदयों के लिए द्रावक भी है। प्यार किया जिस खिले सुमन को उपवन का अभिमान बन गया, जिस पत्थर को चूम लिया वह धरती का भगवान बन गया। मैं डॉक्टर मधुबाला सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अब मैं अगले विद्वान वक्ता को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। वे हैं श्री विजय कुमार सांडिले, सेवानिवृत्त प्राध्यापक हिंदी विभाग, श्री वासुदेव संस्कृत कॉलेज अकबरपुर पटना। ये काफी विद्वान हैं। इन्हें हम दूरदर्शन पर भी यादा कादा देखते रहते हैं। अपने शालीनता से ये उजागर नहीं करना चाहते कि इनमें विद्वता कूट कूट कर भरी पड़ी है, लेकिन इनके वक्तव्य से आज निश्चय ही पता चलेगा कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं। मैं श्री विजय कुमार सांडिले जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आचार्य बद्रीनाथ वर्मा के बारे में अपना वक्तव्य देंगे। यहाँ नहीं है, रुक रहे। ओम उद्भव स्थिति संहार कारणीम क्लेशारणीम सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम वल्लभ। मंच पर विभाग के गणमान्य महापुरुष, उनकी उपस्थिति एवं प्रेक्षकों की गहरी रुचि, उनकी गहरी समीक्षा और गहरे अवधान को प्रणाम करते हुए मैं एक नए भविष्य की ओर, राष्ट्र के नए भविष्य की ओर संकेत देने वाले महापुरुष की गरिमा का विश्लेषण करना चाहता हूं। सर्वप्रथम आचार्य बद्रीनाथ वर्मा पर एक गीतांजलि है, एक कविता है, जिसे प्रस्तुत करके शेष अंश की ओर अग्रसर होऊंगा। कविता है, नमन नीर की नीरवता को, नमन क्षीर के वय को, नमन आचार्य बद्रीनाथ वर्मा के सीधे स्वर को। राष्ट्र प्रेम का अमर पुजारी, गांधी तत्व का गायक, मिट्टी का उल्लास हृदय में
राजनीति का नायक, प्रथम प्रांत के शिक्षा मंत्री, हिंदी संस्थाओं के दूत, हिंदी उर्दू संस्कृत बांग्ला अंग्रेजी के सही सपूत। कहीं नीतिपंथी घातक तो कर देते तुरंत विद्रोह, देश भेष देसी भाषा को रक्षा करने का अनुरोध। कीर्ति पताका जिनका हिंदी के घर में लहराया, सत्य सादगी पुण्य सलिल का जिसमें था वो फहर है। भाषा विचार के विश्लेषण में उनकी राय विलक्षण थी, जो कह देते थे वैसे वह मानी जाती तत्क्षण थी। बहुत किताबें नहीं लिखी पर मन में थी साहित्य उमंग, राजनीति के निश्चल योद्धा फीका पड़ने दिया न रंग। सिन्हा प्रसाद के क्रम में थे वे, गांधी के अनुयायी निर्भय, कुछ कहने को कहा गया तो कहा महात्मा गांधी की जय। इतनी सादी शाम सूरज से थकी नहीं, हृदय के पिछले पहरों तक रुकी नहीं। संभव है इतिहास बनाना पर मुश्किल है पा लेना, वतन परस्ती की भाषा में वर्तमान को गा लेना। कर्मदीप जिस शुष्क समाधि पर जलते रहता है, किसी भविष्य की आत्मसर्जना पर अबीर मलते रहता है। ऐसा ही पुरुषार्थ सत्य की विरल तपस्या से क्षण कर आता है नवज्योति जगाने, बद्रीनाथ सरल बनकर। जिनकी प्रतिभा की छाया में हिंदी है समृद्ध हुई, भाषा के अपनापन को साबित कर लोक प्रसिद्ध हुई। राजनीति के कर्म क्षेत्र में जुड़ता रहा नया अध्याय, सतत अहिंसा के परार्थ से सिंचित कर सत्ता का न्याय। सुविधाओं के महाजाल में नहीं आत्मा कैद हुई, जब भी उनकी कलम से आई सच्चाई वह वैध हुई। यश का कर्म कर्म के यश से आलोकित जिनका व्यक्तित्व, सार्थक उनके जीवन मूल्यों में मानवता का अस्तित्व। शिक्षा के विभ्राट पुरुष को नमन राष्ट्र का अर्पित है, रितम भरा के को सादर उनकी रीतांजलि समर्पित है। वस्तुतः सत्य का आलोक बाहर कम भीतर ज्यादा दिखाई। बद्रीनाथ वर्मा के व्यक्तित्व में यह गहन और अंतर्भुक्त अनुभवों का ऐसा केंद्र है जिससे पूरा राष्ट्र, प्रांत ही नहीं पूरा राष्ट्र एक अभिभावक की तरह उन्हें नमन करता है। बिहार के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में होना उनकी राजनैतिक पराकाष्ठा का पर्याय है और उनके हृदय में सादगी, देश के प्रति महान भक्ति और संवेदनाओं को एक सामाजिक आकार देने का श्रम उन्हें अद्भुत बनाता है। अपनी कविताओं में कुछ मैंने संकेत किए हैं। इन संकेतों के माध्यम से मैंने यह निरूपित करना चाहा है कि राष्ट्र अपनी वाणी में संविधा की जिस दीप्ति को प्रसार देता है, वह प्रसार आचार्य के व्यक्तित्व में, आचार्य जी के कृतित्व में, उनकी उपस्थिति में देदीप्यमान है। अचरज होता है आज के युग
की समीक्षा करते हुए आचार जैसे लोग आज भी कितने प्रासंगिक, उनकी सादगी, उनकी निश्चलता, उनका सत्य और उनका आंतरिक पौरुष प्रांत के लिए, देश के लिए, नई पीढ़ी के लिए, मानवता के लिए आज भी एक प्रकाश पुंज है, प्रकाश स्तंभ है। दुख तब होता है जब ऐसे व्यक्तित्वों की उपेक्षा करते हैं हम, और इन उपेक्षाओं को पहले ही बर्बादी महसूस कर चुके। अपने एक आलेख मजरूल हक के व्यक्तित्व की प्रस्तुति करते हुए उन्होंने यह अफसोस, यह मलाल पश्चाताप व्यक्त किया है कि हम ऐसे महापुरुषों को, राष्ट्र के ऐसे नायकों को भूलते जा रहे हैं। यह उनकी दृष्टि, यह उनकी कृतज्ञता है कि हक साहब के व्यक्तित्व को, कांग्रेस के संपूर्ण अस्तित्व को दिशा देने की कार्यशैली को उन्होंने याद किया, और इस तरह उन्होंने कहा, हम जिन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वस्तुतः राष्ट्र के सर्वोच्च और कांग्रेस के अप्रतिम प्रतीकों के वे विश्लेषक हैं, संरक्षक हैं, अभिभावक हैं। हक साहब मात्र कांग्रेस के नहीं, मात्र देश के नहीं, परंतु उस समय जो परिस्थितियां विश्व में घटित हो रही थी, एक असंतुलन उत्पन्न हो रहा था जिसका शिकार हमारा देश हो रहा था, उसके भी विश्लेषक थे। सबसे बड़ी बात उनके व्यक्तित्व की, हक साहब के व्यक्तित्व की सबसे बड़ी बात यह थी कि हिंदू मुस्लिम एकता के वे अनन्य साधक थे। उनमें भाषाई भेद नहीं था, जातीयता की कोई कूटनीति नहीं थी, अलग अलग होने और करने का कोई भाव नहीं था। संपूर्ण राष्ट्र को एक धरातल पर, एक सरल रेखा पर स्थापित कर देश को नई दिशा देने का समानांतर रेखा खींचने के उद्यम में वे नहीं थे, जैसा कि कुछ लोग थे। मुस्लिम लीग के पागलपन को उन्होंने इनकार किया। केवल मुसलमानों को लेकर देश चलाने का जो उपक्रम शुरू किया था मुस्लिम लीग के नेताओं ने, उसमें वे शरीक नहीं हुए, उसका खुलकर विरोध किए, और बड़ी विनम्रता से उसके नेता का नाम लिए बिना ही उसकी गतिविधियों की कटु आलोचना, और अंततः मानवीय धर्म को स्थापित करते हुए जातीय उन्माद से ग्रसित होने से भारत को बचाया, देश को बचाया। यह उनकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और इसी उपलब्धि को याद करते हुए आचार्य बद्रीनाथ वर्मा उनका नमन करते हैं, उन्हें स्मरण करते हैं। और स्मरण करना सिर्फ स्मरण करने के लिए नहीं, अपितु उनके गुणों को, उनके सद्भाव को, उनकी उपलब्धियों को अपने में ढालने के लिए भी है, और वह सब कुछ आचार्य जी में ढाला। मैंने चर्चा पहले इसलिए की कि जिसके भूलने का दुख उनको है, उसी आदमी को आज की पीढ़ी भूलती जा रही है। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा के व्यक्तित्व को, उनकी उपलब्धियों को, उनकी देन को हम विस्मृत करते जा रहे हैं। यह सुखद नहीं है, कष्टकर भाव है। जब हिंदू मुसलमान की चर्चा होती है, तब हिंदी और उर्दू की भी चर्चा होती है, भाषा की भी चर्चा होती है, भाषा के भेद की भी चर्चा होती है। इस भाषा के भेद को भी उन्होंने तटस्थ और निरपेक्ष रूप में मिटाया। जहां एक तरफ सरकार
अंग्रेजी सरकार उर्दू को अधिक महत्व देकर देश बिहार के लोगों को कमतर सिद्ध करना चाहती थी। अदालतों में उर्दू भाषा के प्रयोग की छूट देकर, प्राथमिकता देकर इसका खुलकर विरोध किया आचार्य बद्रीनाथ वर्मा। उन्होंने कहा कि गांव में, समाज में, देहात में ऐसा कोई मुसलमान नहीं है जो हिंदी नहीं समझता, जिसे हिंदी नहीं आती। तो अगर हिंदी आती है तो केवल उर्दू में अदालतें क्यों काम करें उर्दू को लेकर? उर्दू में अदालतें क्यों काम करें उर्दू को लेकर? यह तो कूटनीति है, अंग्रेजों की नीति है, भाषा के स्तर पर एक बखेड़ा खड़ा करने का। और सरकार, उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह हमारी हिंदी जिस रूप में है, जिस राष्ट्रभाषा के रूप में हमने स्वीकार किया है, उसे वैसे ही रहने दो। नहीं तो अगल बगल की और जो बोलियां हैं, मैथिली है, अंगिका है, मगही है, भोजपुरी है, ये लोग भी किसी दिन कहने लगेंगे कि हम भी राष्ट्रभाषा के काबिल हैं। राष्ट्रभाषा के स्तर को हम लोग ऊंचा करते हैं, पूरा करते हैं, तब यह विवाद बढ़ जाएगा। इसलिए इसको निरस्त करके मात्र हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने की प्रक्रिया, मानने की उपयोगिता, मानने का संकल्प ही उन्होंने स्वीकार किया और सरकार को ध्वनित किया, प्रतिध्वनित किया। यह है शासन में रहते हुए शासन के विरुद्ध जाने का या अपनी प्रतिबद्धता का दुराव या उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। इतनी गंभीर साधना उनकी थी, इतना सतत और गहन चिंतन उनका था कि राष्ट्र के, प्रांत के सारे संवर्गों को, सारे उपेक्षित दलित वर्ग के लोगों को एक नए उत्थान देने के लिए प्रतिबद्ध थे। साहित्य के रूप में एक साहित्यकार थे, लेकिन उनका साहित्यिक व्यक्तित्व सृजन से अधिक संपादन में था। हिंदी साहित्य सम्मेलन की पत्रिका साहित्य का जो शोध पत्रिका है, अभी भी निकलती है पत्रिका, उसके कई वर्षों तक संपादक रहे। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की परिकल्पना में आचार्य शिवभूषण सहाय का साथ देकर उसे अलग से अतिरिक्त धनकोष राशि दिलाकर बिहार के लिए एक गौरवमयी संस्था के निर्माण का यश उन्होंने लिया। यह उनकी मौलिकता थी, भाषा के प्रति भी, साहित्य के प्रति भी, और देश को, देश से अधिक प्रांत को नया आयाम देने का। वस्तुतः वे समग्रता के पोषक थे, अनुयायी नहीं, समग्रता के पोषक थे और सर्जक भी थे। यह सृजन का धर्म उनका परिलक्षित होता है। एक निबंध है आचार्य नलिन विलोचन शर्मा के व्यक्तित्व को निरूपित करते हुए, का शीर्षक है पैनी दृष्टि नैसर्गिक प्रतिभा। इस निबंध में उन्होंने यह संकेत दिया है, उन्होंने यह रेखांकित किया है कि नलिन जी में एक बहुत ऊंचे साहित्यकार बनने की प्रतिभा है और इनके विचारों में मंथन की, विश्लेषण की और निरूपण की नई क्षमता है, एक नई आकृति है, एक नई सृजती है। और इसी को लेकर नलिन जी को बहुत आदर पूर्वक, स्नेह पूर्वक वर्मा जी याद करते हैं। जब नलिन जी शिशु थे, बच्चे थे, 4 साल के थे, उस समय उनके पिताजी के महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के घर पर जाकर मिलते थे तो देखा था उनके शैशव को, नलिन जी को। उन्होंने कल्पना कर ली थी, उन्होंने यह समझ लिया था
यह व्यक्तित्व किसी न किसी दिन साहित्य को एक नई विधा देगा, कविता को एक नया आयाम देगा। और सच हुआ कि प्रपद्यवाद के प्रस्तावकों में, प्रपद्यवाद के सर्जकों में, प्रपद्यवाद के सूत्रों के विश्लेषण में आचार्य नलिनीलोचन शर्मा का मौलिक हस्तक्षेप है। उनके ही चिंतन से, उनकी ही काव्य चेतना से प्रपद्यवाद हिंदी कविता की एक ऐसी काव्य धारा है जिसमें दर्शन, अनुभूति, चिंतन और अभिव्यक्ति, दर्शन, अनुभूति, चिंतन और अभिव्यक्ति तीनों की प्रस्तुति एक साथ। अद्भुत है यह, बड़ा अनोखा गठन है प्रपद्यवाद का, उसके सूत्रों का। और आज भी पटना विश्वविद्यालय आचार्य नलिनीलोचन शर्मा का ऋणी है इस रूप में कि उनके पढ़ाए हुए उनके सारे शिष्य पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक रह चुके। और मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उन प्राध्यापकों की छांव में अपना छात्र जीवन गुजारा। हमने राजभाषा पत्रिका में आचार्य नलिनीलोचन शर्मा के व्याख्यान की प्रस्तुति प्रकाशित की है। उनको समझने के लिए वो अनिवार्य है कि आप पत्रिका के उन अंशों को देखें, पढ़ें, समझें, मनन करें। इससे होगा क्या कि देश को, नई पीढ़ी को, हिंदी को एक नई दिशा में, यह है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण उनके आयोजनों को, उनकी जयंतियों को घटित करना। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा के व्यक्तित्व में, उनकी कृतियों में, उनकी रचनाओं में सबसे बड़ा, बहुत ही बड़ा उद्दाम अंश है उनका एक आलेख, महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय हम लोग अपने पाठ्यक्रम में 66-67 में पढ़े थे। उस समय हिंदी गद्य पद्य संग्रह में वह संकलित था निबंध। विद्यार्थी जीवन में उतनी तो समझ नहीं थी, बहुत समझ नहीं पाए थे, तो शिक्षक पढ़ा दिए, दिमाग में बात आ गई थी। लेकिन फिर जब उसको मैंने पढ़ा, फिर जब उसकी व्याख्या समझने की कोशिश की, तो लगा कि यह अकेला आलेख राष्ट्रीय आंदोलन की प्रेरकता पर सबसे अग्रिम है, सबसे आगे है, सबसे तीव्र है। महात्मा गांधी के संपूर्ण व्यक्तित्व को जिस रूप में महात्मा गांधी की जय में रेखांकित किया गया है, वह आज अलभ्य है। आश्चर्य होता है, गांधी जितने सरल थे उतने जटिल भी थे। और आचार्य बद्रीनाथ वर्मा की सरलता उस जटिलता तक पहुंचती है जहां गांधी समाज के लिए अबूझ हो जाते हैं, गांधी समाज के लिए अघटित हो जाते हैं। उस तल को छूते हैं आचार्य बद्रीनाथ वर्मा इस निबंध में। सत्याग्रह क्या है, अहिंसा क्या है, आत्मबल क्या है, स्वदेशी क्या है, स्वतंत्रता आंदोलन का लक्ष्य क्या है, हमारी मुक्ति क्या है, कैसे है, इस पर उन्होंने छोटे छोटे वाक्यों में उदाहरणों के माध्यम से अपनी राय, अपनी दृष्टि प्रस्तुत की है। और यह बड़ी ही विलक्षण बात है कि यह सारा कुछ जितना उनके मस्तिष्क में आया, गांधी जी के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए जितनी बातें दिमाग में आई, वो है हिंद स्वराज की देन है। शायद हमारे प्रेक्षक हिंद स्वराज का नाम सुना होगा। गांधी जी की यह अद्भुत कृति, यह गांधी जी का समतावतार है।
हिंद स्वराज की रचना 1909 ईस्वी के इसी नवंबर माह में हुई। गांधी जी 4 महीना इंग्लैंड में रहने के बाद पानी के जहाज से अफ्रीका जा रहे थे और उसी क्रम में उन्होंने हिंद स्वराज लिखा। और हिंद स्वराज में जो अवधारणा थी गांधी की जो परिकल्पना थी, उनका जो चिंतन था राष्ट्र के हित में, देश के पक्ष में, उसकी एक रूपरेखा उन्होंने तैयार, और वह पहली बार गुजराती में लिखी। गुजराती में उन्होंने लिखा, फिर उसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ और तब हिंदी में अनुवाद हुआ। यह हिंद स्वराज एक तरह से वह तालिका है, कुंजी है, जिसके माध्यम से स्वराज का, देश की मुक्ति का रहस्य खुलता है। बहुत कम लोगों ने उससे परिचय किया है। अभी 2009 में एक बहुत बड़े उपन्यासकार, पहला गिरमिटिया के लेखक गिरिराज किशोर ने उसका संपादन और विश्लेषण किया है। गांधी क्या थे और गांधी के इस स्वराज के भाव को, इस आंदोलन को किस रूप में प्रस्तुत करने की मनसा थी, उनकी मानसिकता थी, इसका चिंतन विश्लेषण बड़ी गहरे रूप में कर दिया है गिरिराज किशोर ने। आज 114 साल हो गए उस किताब को लिखे। 40 वर्ष की उम्र में गांधी ने वह किताब लिखी थी और उसी हिंद स्वराज के मंत्रों को आचार्य बद्रीनाथ वर्मा ने अपने व्यक्तित्व में उतारा है। उस पुस्तक का शिल्प भी विशिष्ट है। तो हिंदी साहित्य के रचनाकारों ने उस शिल्प को नहीं अपनाया। वहां गांधी के मन का अंतर्गुण, गांधी की जिज्ञासा और जिज्ञासा का उत्तर दो पात्रों के रूप में आया। गांधी का विभाजित मन दो स्तरों पर खुला है, एक पाठक है, एक संपादक है। पाठक प्रश्न करता है और संपादक उत्तर देता है। प्रश्न गांधी की जिज्ञासाएं करती हैं, प्रश्न गांधी की जिज्ञासाएं करती हैं और उत्तर गांधी का चिंतन देता है। यह बड़ी विशिष्ट बात, बड़ी ऊंची बात है। इस शिल्प पर इस ढंग से हिंदी में मुझे तो कोई रचना देखने को नहीं मिली, क्योंकि साहित्यकार, आज का साहित्यकार जिस अंतर्द्वंद का शिकार होता है, उसका उत्तर वह बाहर खोजता है। गांधी यह उत्तर बाहर नहीं खोजते हैं, गांधी के भीतर ही यह उत्तर विद्यमान है, यह उत्तर है। और इसी उत्तर की व्याख्या में गांधी अपनी प्रतिभा को, अपने चिंतन को, अपनी दृष्टि को, अपने आंदोलन को विस्तृत करते हैं। हिंद स्वराज में गांधी ने कहा है, यह जो स्वदेश है, स्वदेशी आंदोलन है, इसमें हम अपने देश की वस्तुओं का प्रयोग करने का, चरखा चलाने का, करघा चलाने का आग्रह करते हैं। अपने घरों में बने कपड़े पहनने का आग्रह करते हैं। अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रयोग का आग्रह करते हैं, लेकिन यह नहीं करते हैं कि जो हमारी चीजें हैं वह केवल हम तक रहे। हमने विदेशी कपड़ों का त्याग किया, इसलिए नहीं कि अंग्रेजों से घृणा है, वे हमारे शासक हैं, शोषक हैं, इसलिए नहीं, इसलिए कि अंग्रेजी सभ्यता से मुझे घृणा, उनकी सभ्यता से मुझे द्वेष है, और वही सभ्यता मुझे अपने देश के लिए नहीं चाहिए। इसलिए हमारे देश की सभ्यता स्वाधारित हो, अपने पर आधारित हो, स्वदेशी हो। और इस स्वदेशी का अर्थ मात्र उन्होंने दिया है सत्याग्रह। सत्याग्रह का अर्थ होता है आत्मबल, शस्त्र बल नहीं, आत्मबल। हम पीटे जाएंगे, हम मार खाएंगे, लेकिन जो हमारा मन नहीं मानता है उसको मंजूर नहीं करें, यही सत्याग्रह है। और
अपने अहिंसा के द्वारा, अपने सत्याग्रह के द्वारा महात्मा गांधी ने इस देश की आजादी को देश के लिए उपलब्ध कराया। वह सारी प्रक्रिया, वह सारा अवधान आचार्य बद्रीनाथ वर्मा के हृदय में विद्यमान था और उन्होंने अपने को उसी रूप में डाला। हिंदी उर्दू विवाद की चर्चा मैंने की। महात्मा गांधी यह कहते थे कि हिंदू संस्कृत जाने, हिंद स्वराज में मुसलमान अरबी जाने, पारसी फारसी जाने, और यह हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है। इसी को स्वीकार करने पर ही देश का कल्याण। एक बात उन्होंने थोड़ी सी द्वंद्व वाली कह दी थी कि हिंदी की लिपि नागरी भी हो सकती है, फारसी भी हो सकती है, लेकिन समीक्षाएं चली, उसके विरोध हुए और अंततः बद्रीनाथ वर्मा ने भी स्वीकार किया कि हिंदी जिस रूप में, इस राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित है, इस नागरी लिपि में इसकी अभिव्यक्ति है, इसकी लेखन शैली है, वही मान्य है। यह बहुत बड़ी बात है। बद्रीनाथ वर्मा का राष्ट्र धर्म, उनकी राष्ट्रीयता राष्ट्रभाषा के प्रति समर्पित है, संकल्पित है और प्रति प्रेषित है। हम उनके इस आयाम को, व्यक्तित्व की इस ऊंचाई को केवल नमन करके उनके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। हमारी आज जरूरत है, आज भाषा हमारी हिंदी विशृंखल होती जा रही है। नई पीढ़ी को अपनी परंपरा का, अपने अतीत का, अपने साहित्यकारों का, उनके सृजन कर्म का, उनके रचना धर्म का बोध नहीं हो पा रहा है। यह जरूरी है कि हम विद्यालयों में, महाविद्यालयों में इन महापुरुषों के व्यक्तित्व को नए ढंग से व्याख्यायित करें, प्रस्तुत करें। इस रूप में अंततः एक अभिनंदन के साथ समय को अभिनंदित करते हैं, युग को अभिनंदित करते हैं, भाषा को अभिनंदित करते हैं, ऐसे पुरुषार्थ को अभिनंदित करते हैं। हम संकल्प लें, हमारा देश, हमारी भाषा अटूट रहे, अविश्रृंखल रहे और इसकी यात्रा अनंत तक चलती रहे। प्रणाम, सबको प्रणाम। अभी हमारे बीच श्री विजय कुमार सांडिल्य, विद्वान, सेवानिवृत्त प्राध्यापक, हिंदी विभाग, श्री वासुदेव संस्कृत कॉलेज अकबरपुर पटना, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा पर अपना अद्भुत वक्तव्य दे रहे थे और उन्होंने उनकी समग्र साहित्य की चर्चा की है। उनके व्यक्तित्व से यह झलक रहा था कि वे स्वयं हिंदी प्रेमी हैं और हिंदी के प्रति जो उनका लगाव है वह देखते ही बनता है। मैं वैसे विद्वान पुरुष को बारंबार धन्यवाद देता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर सविता सिंह नेपाली हैं, माननीय उपाध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाई हैं, यद्यपि वे हिंदी के प्रति काफी अनुराग रखती हैं। इसलिए हम सीधे अपने उस गौरव पुरुष अध्यक्ष महोदय की ओर चलते हैं, जो हमारे इस समारोह की अध्यक्षता कर रहे हैं, श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। अध्यक्षीय भाषण के लिए सादर आमंत्रित करता हूं, जिन्होंने एक बिहार गीत लिखकर एक अद्भुत चीज, एक हमारे प्रांत के गौरव को बढ़ाया है। मैं वैसे
अध्यक्ष महोदय को सादर प्रणाम करते हुए सादर आमंत्रित करता हूं कि वे अध्यक्षीय भाषण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी। आपने शायद कुछ ज्यादा कह दिया मेरे बारे में, लेकिन यह आपका सद्भाव है मेरे प्रति, इसके लिए आपको धन्यवाद। मित्रों, आज मोहनलाल महतो वियोगी और आचार्य बद्रीनाथ वर्मा की जयंती के अवसर पर आयोजित इस समारोह में आपका स्वागत। सबसे पहले मैं ये कह देना चाहता हूँ और आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि साहित्यकार कभी मरता नहीं। शरीर रूप में वो न रहे, लेकिन शरीर ही सब कुछ, हम शरीर नहीं, शरीर के बाहर भी हम हैं और रहते आए हैं। तो मित्रों, आज हमारे जो अक्षर पुरुष मोहनलाल महतो वियोगी जी और आचार्य बद्रीनाथ वर्मा जी, बहुत संक्षेप में, आप बहुत देर से सुन रहे हैं इसलिए बहुत संक्षेप में कुछ बातें कहना चाहूंगा। वह शायद 1981 या 82 का समय रहा होगा। बोधगया में हिंदी के सलाहकार रचनाकार अज्ञे जी ने एक शिविर आयोजित किया, लेखकों का शिविर। उसमें जाने का मौका मुझे भी मिला था और जब वहां पहुंचकर अज्ञे जी ने जो पहला प्रश्न किया बोधगया में कि भाई मैं यहाँ आया हूँ, पंडित मोहनलाल महतो वियोगी का क्या समाचार है, वो स्वस्थ हैं, प्रसन्न हैं, जरा पता कीजिए और पता करके बताइए, मैं उनसे मिलना चाहूंगा। तो यह अज्ञे जी द्वारा याद किया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन एक हम है कि हम अपने अक्षर पुरुषों को वह सम्मान, वह आदर नहीं देते हैं जो देना चाहते हैं। अपने हम समझते हैं, पता नहीं किस मानसिकता में हम हैं, शायद वही मानसिकता है कि घर का जोगी जोगड़ा, आन गांव का संत। लेकिन हमारे पास जो विभूतियां हैं उनमें पंडित मोहनलाल महतो वियोगी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान। वियोगी जी छायावाद की इमारत जो आज खड़ी की गई है, उसमें एक में आधार स्तंभ बनकर, उसके आधार स्तंभ थे हमारे वियोगी जी। और ये लोग दूसरे किस्म के प्रचार प्रसार, बड़बोलापन या शिविराग्रही या यह गुट वह गुट, यह सब से मतलब नहीं, सीधे साहित्य से जुड़ते थे, साहित्य की बात करते थे। मोहनलाल महतो वियोगी जी ऐसे ही एक रचनाकार थे जिनको हम लोगों ने कम पढ़ा है और उससे भी कम समझा है। यह हमारी, कहिए ये हमारी
अपनी अक्षमता है, लेकिन वियोगी जी छायावाद काल के प्रमुख स्तंभों में एक थे। और उनका आर्यावर्त शायद पहली पुस्तक है, आर्यावर्त, जिसमें भारत की वो तस्वीर पेश की गई है जो जिस पर हमारा ध्यान अक्सर नहीं जाता। और यह इस दृष्टि से मोहनलाल महतो वियोगी जी का अवदान उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जब अभी मैंने शुरू ही की, कहा है शुरू कि अज्ञा जी स्वयं वहां मिलने गए थे वियोगी जी से, लेकिन जरा सोचिए हम में से कितने लोग जो साहित्यकार बने हुए हैं, अपना अपना झंडा पताका लिए हुए हैं, कितने लोग अपने पुरखों को, मैं कह रहा हूं, जानबूझ के कह रहा हूं, अपने पुरखों को याद करते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। अगर जब कुछ याद भी करते हैं तो अपवाद स्वरूप करते हैं। ज्यादा चर्चा मुगल सराय से पश्चिम की ओर की होती है, मतलब बाहर का। ये नहीं है कि वे महत्वपूर्ण नहीं है जिनकी चर्चा होती, वो भी हैं, लेकिन हमारे घर में भी तो खजाने हैं। हम अपना खजाना क्यों नहीं देखते, हम उस पर अभिमान क्यों नहीं करते। और मोहनलाल महतो वियोगी का जो अवदान है उसके बारे में आप पूछ लीजिए हमारे यहाँ के साहित्यकारों से कि वो मोहनलाल वियोगी को उन्होंने पढ़ा है तो कुछ समझा है। शायद उत्तर बहुत संतोषजनक नहीं होगा। तो हमको पहले यह सीख लेनी चाहिए और इसको गांठ में बांध लेना चाहिए कि अगर हम अपने लोगों को वह सम्मान और आदर नहीं दे सकते हैं जिसके वो अधिकारी हैं, तो हम एक बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। वियोगी जी पंडा परिवार से आते थे और आप जानते हैं उनका पेशा होता है, जो आते हैं तीर्थयात्री उनको दर्शन कराना, उनके इसमें रहाव भगत में रहते थे, उनका सहयोग करते थे। लेकिन हमारे वियोगी जी इन सब से निर्मित साहित्य को इन्होंने, कविता को इन्होंने पूरी गंभीरता से लिया और उन्होंने इस बात को प्रमाणित किया कि कविता मनुष्यता की मातृभाषा। आप वह आर्यावर्त महाकाव्य उठा लीजिए, प्रबंध काव्य या महाकाव्य जो कहिए, और देखिए उसमें भारत के प्रति, देश के प्रति जो नजरिया है, जो दृष्टि, वह हमसे क्या कहती है, हमको क्या, हमसे अपेक्षा क्या रखती है। ये सारी चीजें वियोगी जी में मिलेंगी। और निर्माल्य जैसी कृति जिसमें छोटे छोटे गीत, आर्यावर्त तो एक प्रबंध काव्य है, निर्माल्य एक तारा, इसमें छोटे छोटे गीत छंदबद्ध। और उस समय जो काव्य की भाषा थी, कविता की भाषा थी, उसके प्रतिमान ऐसे ही लोगों की रचनाओं से गढ़े गए। कविता का प्रतिमान उस दौर में। तो मित्रों, आपने सुना हमारे दो मान्य वक्ताओं को, डॉक्टर मधुबाला सिन्हा जी, मैं
आदरणीय मधुबाला जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और कि उन्होंने इस आयोजन में आकर हमेशा हमारे आयोजन को सार्थकता दी। उसी तरह मैं धन्यवाद करना चाहूँगा विजय कुमार सांडिल्य जी को, जो अक्सर हमारे कार्यक्रमों में आते हैं। वो इसकी चिंता नहीं करते, एक बड़ी अच्छी बात, उसकी चिंता नहीं करते कि बुलावा है कि नहीं है, न्योता गया है कि नहीं गया है, लेकिन वह इन सब से परे आयोजनों में आते हैं, निश्चित रूप से आते हैं। तो उनकी उपस्थिति हम सबको प्रेरित करती रहती है, तो उनका भी बहुत आभार। एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो ब्रोश्योर छपा है, इसमें जो तथ्यात्मक भूलें हैं उनकी ओर ध्यान नहीं जाता है। प्रमोद जी, आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, आपकी साहित्य दृष्टि भी साहित्य के प्रति बहुत तीक्ष्ण है। अब देखिए, इसमें लिखा हुआ सबसे आखिर में जी, हमारे वियोगी जी गया के थे और गया के एक साहित्यकार का जिक्र किया गया है कि एक श्रेष्ठ साहित्यकार साहित्यकार गोवर्धन प्रसाद मिश्र, यह एक भयानक भूल है। पता नहीं किस आधार पर लिखा गया है कि और हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो यह ब्रोश्योर तैयार करते हैं, यह हमारे विभाग की, राजभाषा विभाग की प्रतिष्ठा भी दांव पर होती है। तो इसमें वो मिश्र नहीं थे, गोवर्धन प्रसाद मिश्र, वो सिर्फ गोवर्धन प्रसाद थे और सदैव उनका उपनाम था और गया के रहने वाले थे। यहाँ अवंतिका में, जिसका संपादन लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी ने किया था, उसके ही सहायक संपादक थे। तो यह एक ऐसी भूलों से या ऐसी असावधानी से बचना चाहिए। अब जहां तक उनके काव्य विवेक, वियोगी जी के काव्य विवेक और काव्य भाषा की बात है, यह उनकी विशिष्टता है। भाषा उनकी कविता की, उस दौर की कविताओं की भाषा आप देखिए जिस दौर में वो थे, उससे एकदम पृथक मिलेगा, अलग हट के मिलेगा, लीक से हटकर जिसको कहते हैं। तो यह ऐसे ही नहीं आता है। कोई किसी रचनाकार के पास, कवि हो, कथाकार हो, निबंधकार हो, जो हो, किसी रचनाकार के पास यह दृष्टि ऐसे ही नहीं आती। यह उसके भीतर साहित्य के प्रति वह कितना सचेत है, कितना सजग है, यह दर्शाता है। और अब देखिए, एक पंक्ति है वियोगी जी की कि प्यार किया जिस खिले सुमन को, सुनिए, कि प्यार किया जिस खिले सुमन को, उपवन का अभिमान बन गया। देखिए, उस समय की भाषा याद कीजिए, खड़ी बोली कि प्यार किया जिस खिले सुमन को, उपवन का अभिमान बन गया, और जिस पत्थर को चूम लिया वो धरती का भगवान बन गया। यह भाषा है। हम लोग भाषा के मोर्चे पर बहुत असावधान रहते हैं और कई असावधानियां अच्छों में मिल जाएंगी। मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा प्रसंग से हट के, कि
जब 9वां हिंदी विश्व सम्मेलन जोहान्सबर्ग अफ्रीका में हुआ था तो वहां मुझे भी जाने का मौका मिला था। वहां एक मंच पर आके पटना विश्वविद्यालय के एक प्राध्यापक, नाम नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगता, प्राध्यापक थे और उन्होंने एक वक्तव्य दिया दिनकर जी पर और कहा कि दिनकर जी की यह कविता की पंक्ति कोट करते हुए कि वो है, देखिए अभी उन्होंने कहा कि यह पंक्ति जो है वह दिनकर जी की कि हिंदी है भारत की बोली, दो वर्तमान का सत्य सरल, सुंदर भविष्य के सपने दो, हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। अब विदेश का मंच है, बाहर के कई साहित्यकार आए हुए हैं और हमारे बिहार का एक प्रोफेसर कहता है कि यह दिनकर जी की पंक्ति है। अब इसका क्या जवाब? हमने प्रतिवाद किया, यह दिनकर जी की पंक्ति नहीं, यह पंक्ति गोपाल सिंह नेपाली की। हिंदी है भारत की बोली तो अपने आप पनपने दो। नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा, ये कर दूंगा, वो बहुत तैश में आ गए थे। हम कहा कि महाराज तैश में मत आइए, तैश में अपने पर नियंत्रण नहीं रहता और आवेश में कुछ का कुछ कहा जाता है। तो बेकार बात को तूल मत दीजिए, जाइए आप अपने यहाँ भी पता करिएगा, पुस्तक देखिएगा और बताइएगा। अब मैं भी देखूंगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ना यही है, लेकिन मुझको ऐसा लगता है, लगता क्या है, ये है, यह पंक्ति दिनकर जी की नहीं है। तो यह इस तरह की सावधानियां हो जाती, इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आचार्य बद्रीनाथ वर्मा जी बहुत गांधीवादी थे, एकदम निष्ठावान गांधीवादी। और मीठापुर में आज भी इनका मकान है, मेन रोड पर है, और वहीं बद्री बाबू ने अपने उस मकान में रहकर जो हिंदी की सेवा की है, और वो शिक्षा मंत्री भी, शायद शिक्षा मंत्री तो थे ही, शायद शिक्षा मंत्री भी थे उस समय। उन्होंने जो हिंदी के लिए किया वह और बाद के किसी ने वैसी पहल नहीं। तो ये लोग दूसरे धातु के बने हुए थे प्रमोद जी, एकदम दूसरे धातु के। यह कहीं फर्क नहीं, जिसको सम्मान देना चाहिए उसको भरपूर सम्मान देना चाहिए, देते थे। जिसका आदर करना चाहिए उसको भी भरपूर आदर देते थे। और कहीं किसी की कोई राग द्वेष, ये वो जो आजकल चला हुआ है ना बहुत, इस गुट के हैं, उस गुट के हैं, दाएं हैं बाएं हैं, तो ये सारा कुछ ये सब चलता ही नहीं। शुद्ध कविता की बात होती थी। और कविता में जो भी बड़ा कवि है, ठीक है, विचारधारा उसकी हो सकती है, कई और रहती ही है, लेकिन विचारधारा जब कविता पर हावी हो जाती है तो कविता प्रोपेगेंडा हो जाती है, कविता नहीं रहती। चलिए, आप यह अवसर मुझको मिला आपसे बातें करने का, और क्या कहूँ, यही कि मैं हमारा जो साहित्य है उसके बारे में, कविता भी सिर्फ नहीं, दूसरी विधाएं भी, कहानी, नाटक, रिपोर्टाज, संस्मरण, जो भी हो, वह जो है वह लघु नहीं है,
छोटा नहीं है। अगर छोटा है तो वह यह है कि छोटा हूं तो क्या हुआ, छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। छोटा हूं तो क्या हुआ, जैसे आंसू एक। अरे सागर जैसा स्वाद है, तू चख कर तो देख, सागर जैसा स्वाद है। तो आप से इस निवेदन के साथ आप के प्रति बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, नमस्कार। अभी हमारे बीच अध्यक्षीय भाषण कर रहे थे प्रकांड विद्वान, हिंदी साहित्य के अथाह सागर, कविताओं के अथाह सागर श्री सत्यनारायण, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति। उन्होंने अध्यक्षीय भाषण के क्रम में दोनों साहित्यकार के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी दी है और अद्भुत प्रेरणा दी है कि सागर के समान गंभीर बनो, नदियों के समान क्षुद्र नहीं। मैं आपसे बारंबार प्रेरणा लेता रहता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे बीच आते हैं तो हमारा भाग्य खुल जाता है और आपको सुनने का मौका मिलता है। जितने भी हिंदी प्रेमी हैं, हिंदी के साहित्यकार हैं, आपको सुनने के लिए लालायित रहते हैं और आप उसे उचित प्रेरणा भी देते रहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, राजभाषा को सादर आमंत्रित करता हूं। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा के तत्वावधान में आभासी मंच से आयोजित पंडित मोहनलाल महतो वियोगी एवं आचार्य बद्रीनाथ वर्मा जयंती समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी, माननीय अध्यक्ष हिंदी प्रगति समिति, विशिष्ट वक्ता जो आज उपस्थित नहीं है, विद्वान वक्तागण डॉक्टर मधवाला सिन्हा जी, पूर्व विभागाध्यक्ष भोजपुरी जयमंगल अनुपा इंटरमीडिएट महिला महाविद्यालय मोतिहारी, श्री विजय कुमार संडिल जी, सेवानिवृत्त प्राध्यापक हिंदी विभाग, श्री वासुदेव संस्कृत कॉलेज अकबरपुर पटना, निदेशक राजभाषा श्री सुमन कुमार जी, मंच संचालक डॉक्टर प्रमोद जी, राजभाषा पदाधिकारी एवं इस वेबिनार से जुड़े समस्त सुधी श्रोतागण। सर्वप्रथम मैं इस समारोह के माननीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं, जिनके आशीर्वादक छाया में यह समारोह आयोजित किया जा रहा है। राजभाषा की समस्त साहित्यिक गतिविधियों में आपका मार्गदर्शन सदा ही प्रेरणादायी रहा है। आज आपने बड़े ही सरल और सहज अंदाज में दोनों विभूतियों पर प्रकाश डाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मधवाला सिन्हा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस समारोह में अपनी सहभागिता से हमें कृतार्थ किया। आपने पंडित मोहनलाल महतो वियोगी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विस्तार से चर्चा की, जो बड़ा ही ज्ञानवर्धक था। आपको पुनः धन्यवाद। श्री विजय कुमार संडिल जी को उनके वक्तव्य के लिए धन्यवाद और साधुवाद। आपने बड़े ही अच्छे ढंग से आचार्य बद्रीनाथ वर्मा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर प्रकाश डाला। पूर्व में भी आपने राजभाषा द्वारा आयोजित अनेक कार्यक्रमों में अपनी वक्तृत्व कला का परिचय दिया है। आपको पुनः धन्यवाद। मैं निदेशक राजभाषा श्री सुमन कुमार जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। राजभाषा हिंदी के विकास एवं विस्तार के प्रति आपकी निरंतर सोच कार्यक्रम को और अच्छा बनाने में सहायक सिद्ध हो रही है। आपको पुनः धन्यवाद। डॉक्टर प्रमोद जी, राजभाषा पदाधिकारी को कुशलतापूर्वक मंच संचालन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजभाषा के समस्त पदाधिकारी एवं कर्मचारी को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद। वेब से जुड़े समस्त महानुभावों, जिनमें श्री श्यामानंद चौधरी जी, डॉक्टर मधवाला सिन्हा जी, श्री रविरंजन जी शामिल हैं, को भी धन्यवाद, जिन्होंने इस सारस्वत समारोह का रसास्वादन किया। अंत में दोनों चिरजीवी साहित्यकारों को अपनी श्रद्धा निवेदित करता हुआ आप सबकी मंगल कामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।
अभी धन्यवाद ज्ञापन कर रहे थे श्री अनिल कुमार लाल, उप निदेशक। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद साहित्यिक समारोह में जोड़ने के लिए। और मैं अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अब चाहूंगा कि सभा की समाप्ति की जाए।